नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में जितेंद्र ने एक मराठी चैनल पे इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में जितेंद्र ने वी शांताराम की दिल खोलकर तारीफ की थी कि कैसे वी शांताराम साहब ने उनको पहला ब्रेक दिया। वहाँ जितेंद्र ने अपना करियर जूनियर आर्टिस्ट शुरू किया और कैसे वी शांताराम क्या उन्होंने बहुत कुछ सीखा और एक जूनियर आर्टिस्ट से लेकर मेन लीड तक वहीं पहुँचे। वी शांताराम साहब ने उनको लॉन्च किया। ऐसा पहली बार नहीं है। जितेंद्र को जब भी मौका मिलता है, जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर वो जाते हैं, तो लगभग अक्सर वो वी शांताराम साहब की तारीफ जरूर करते हैं। इस इंटरव्यू के बाद इंडस्ट्री के अंदर और इंडस्ट्री के बाहर ये चर्चा बहुत जोरों से हो रही है कि बाकी के कलाकार और खास करके लोग अमिताभ बच्चन साहब के बारे में बातें कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन साहब कभी ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ नहीं करते हैं कि जिसने उनको ब्रेक दिया हो, जिसने उनको मौका दिया हो। खास करके लोग अमिताभ बच्चन की इसलिए ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं कि कभी उन्होंने प्रकाश मेहरा साहब का आभार नहीं जताया, जिन्होंने उनको जंजीर में इतना बड़ा मौका दिया, जहाँ से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की एक छवि मिली। यहाँ मेरा ये कहना है कि सिर्फ अमिताभ बच्चन ही क्यों, अगर मैं पिछले अब 100 सालों की बात तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 70 के दशक के बाद के ही जो अभिनेता हैं या 60 के दशक के मध्य के बाद के, उन्हीं में से कुछ अभी जीवित हैं। अब इसके पहले तो किसी ने देखा नहीं है कि किसने किसका एहसान जताया, किसने किसका आभार जताया, नहीं जताया। जितना मुझे याद आता है, एक जितेंद्र, धर्मेंद्र ने भी अक्सर जब भी उनको मौका मिला है, अर्जुन हिंगोरानी, बिमल रॉय या जयम प्रकाश, इन लोगों का आभार जरूर जताया है। जिन्होंने उनके जैसे अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को इंट्रोड्यूस किया था, बिमल रॉय ने उनको बंदरी में एक बड़ा ब्रेक दिया था, और जयम प्रकाश के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं। धर्मेंद्र अक्सर इन लोगों का आभार जताते हैं। इसको जैकी श्रॉफ याद आते हैं, जिन्होंने जब भी मौका मिला सुभाष घई का आभार जताया और जितना उनसे हो सका उस एहसान का बदला चुका है। सुभाष घई की फिल्मों में उन्होंने तब छोटे छोटे रोल किए जब जैकी श्रॉफ बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। अब इनके अलावा कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिन लोगों को जिन नाम मेरे दिमाग में आता है कि जिन लोगों ने एहसान का आभार जताया है या फिर एहसान को अपने स्तर पर जितना हो सका चुकाने की कोशिश की। वरना ज़्यादातर अभिनेता या अभिनेत्री ऐसे ही हैं जिनको मौका मिला, मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया, स्टार बने। उसका मैं ये नहीं कहता कि वो सब एहसान फरामोश हैं या उनके एहसानों को भूल चुके हैं। हो सकता है उनको प्लेटफॉर्म ना मिला हो जहाँ से उनको आभार जताने का मौका मिले, लेकिन इन 3-4 लोगों के अलावा और कोई याद तो नहीं आते हैं जिन लोगों ने उनको ब्रेक देने वालों का आभार जताया हो। तो हम आलोचना अमिताभ की क्यों करें? और जब अमिताभ की बात आती है तो प्रकाश मेहरा जरूर उनको इस बात का पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन दिया, क्योंकि जंजीर उन्होंने ही बनाई थी और जंजीर से अमिताभ को वो एंग्री यंग मैन की छवि मिली। लेकिन अमिताभ को ज़्यादा क्रेडिट तो उनको मिलना चाहिए जिन लोगों ने अमिताभ को ब्रेक दिया था शुरुआती दौर में। जैसे प्रकाश मेहरा का नाम तो सब लेते हैं, मनमोहन देसाई का नाम सब लेते हैं, जिनके साथ अमिताभ ने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में की। लेकिन इन दोनों से कहीं ज़्यादा श्रेय तो ऋषिकेश मुखर्जी को जाता है, जिन्होंने उनको आनंद में काम दिया है। ख्वाजा अहमद अब्बास को जाता है, जिन्होंने अमिताभ को पहला ब्रेक दिया साथ हिंदुस्तानी में। मुकुल दत्त को जाता है, जिन्होंने उनको शुरुआती दौर में काम दिया। ज्योति स्वरूप को जाता है, जिन्होंने उनको परवाना में काम दिया था।
परवाना हिट भले ही ना हुई हो, लेकिन परवाना में अमिताभ को एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर मिला था। परवाना अमिताभ ही थे, हाँ लीड जरूर उसमें नवीन निश्चल कर रहे थे, लेकिन जो फिल्म का सबसे उभरता हुआ कैरेक्टर था वो अमिताभ को ही मिला था। तो श्रेय तो उन लोगों को मिलना चाहिए। और मुझे कभी याद नहीं आता है कि अपने किसी इंटरव्यू में अमिताभ ने इनमें से किसी एक का नाम लिया हो। ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में अमिताभ अक्सर चर्चाएं जरूर करते हैं। लोग इस तरह वो चर्चा इस बारे में होती है कि ऋषिकेश मुखर्जी काम करने का क्या स्टाइल था, या अमिताभ ने किसी फिल्म में उनके साथ किस तरह से काम किया था। मुझे याद नहीं पड़ता कि अमिताभ ने कभी भी ये कहा हो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको आनंद में काम देकर अमिताभ के ऊपर किस तरह का एहसान किया या उनको एक बड़ा ब्रेक दिया। ऐसी कोई बात कभी अमिताभ ने कही हो। मैं ये नहीं कहता कि अमिताभ गलत हैं या अमिताभ ने एहसानों को भूल चुके हैं। यह हो सकता है कि किसी इंटरव्यू में अमिताभ ने आभार जताया भी हो, हम लोगों की नज़र उसमें ना पड़ी हो, हम लोगों ने वो इंटरव्यू ना देखा हो। आजकल चर्चाएं तो यही चल रही हैं कि खास करके जितेंद्र के उस इंटरव्यू के बाद, वो एक मराठी चैनल को दिया हुआ इंटरव्यू है, और उस मराठी चैनल में जितेंद्र पूरी तरह से मराठी में ही बातें कर रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि जितेंद्र इतनी अच्छी मराठी बोलते हैं। नहीं, इसके पहले तो मैंने जितनी बार उनको बोलते सुना, या तो हिंदी में उनका इंटरव्यू सुना है या इंग्लिश में सुना है, मराठी में पहली बार देखा। इस बारे में धर्मेंद्र की तारीफ करनी पड़ेगी। आज इतने सालों बाद भी धर्मेंद्र लगभग 60 सालों ज़्यादा हो चुके हैं धर्मेंद्र काम करते हैं, लगभग 65 साल हो चुका है। इसके बाद भी धर्मेंद्र हमेशा अर्जुन हिंगोरानी और विमल राव का नाम तो हमेशा लेते ही हैं। एक जैकी श्रॉफ का जैसे मैंने नाम पहले लिया था। इन सब के अलावा माधुरी दीक्षित का याद आता है कि माधुरी दीक्षित ने राशि प्रोडक्शन का आभार जताया एक दो बार। अक्षय कुमार, उन्होंने हमेशा प्रमोद चक्रवर्ती का आभार हमेशा जताया, जिन्होंने अक्षय कुमार पहली बार दीदार में ब्रेक दिया था। सलमान खान है, कभी आभार जताते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हाँ सलमान खान देखकर ये लगता जरूर है कि उन्होंने सूरज बड़जात्या के एहसानों को हमेशा याद रखा है। अमिताभ का के बारे में जब चर्चा चल रही है तो एक महमूद का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि लोग हमेशा जंजीर की बातें करते हैं कि जंजीर से एंग्री यंग मैन मिला, लेकिन जंजीर मिली कैसे? महमूद बॉम्बे टू गोवा प्लान कर रहे थे, सब कुछ फाइनल था और स्क्रिप्ट जितेंद्र के लिए लिखी गई थी। जितेंद्र ने फिल्म इसलिए नहीं की कि उसमें अरोड़ा ईरानी हीरोइन थी और जितेंद्र एक बड़े स्टार थे, और अरोड़ा ईरानी जिन्होंने उसके पहले या तो सपोर्टिंग रोल किए थे या वैम्प के रोल किए थे, तो अरोड़ा ईरानी के साथ जितेंद्र जी लीड आना नहीं चाहते थे, तो जितेंद्र ने फिल्म छोड़ दी। जितेंद्र के फिल्म छोड़ने के बाद इस भाग्य का खेल कहें कि यहाँ एक बात और बता दूं, जितेंद्र और अमिताभ दोनों के संबंध शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छे रहे हैं। अभी संयोग कहें या भाग्य विडंबना कहें कि इस पूरे इतने बड़े कालखंड में इन दोनों ने सिर्फ एक ही फिल्म एक साथ की है, गहरी चाल। वो शायद जितेंद्र ने दिलवाई होगी, क्योंकि जितेंद्र ने अमिताभ को बहुत फिल्में दिलवाई हैं और अमिताभ ने भी बहुत सी फिल्में जितेंद्र को दिलवाई हैं। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो प्यार की कहानी जितेंद्र को मिली थी, जितेंद्र ने खुद अमिताभ को दिलवाई। बॉम्बे टू गोवा में तो कई तरह के किस्से हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अमिताभ को पता चला कि महमूद फिल्म शुरू कर रहे हैं और अमिताभ वहाँ काम मांगने पहुँच गया, जबकि ये तो सबको अब फिल्म देखेंगे तो फिल्म देख के भी आप लोगों को लगेगा कि वो फिल्म जितेंद्र के लिए लिखी गई थी। वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक डांसिंग स्टार ही चाहिए, और भाग्यवश ये फिल्म अमिताभ को मिली, और इस फिल्म की वजह से अमिताभ को जंजीर मिली। जितेंद्र फिल्म नहीं कर पाए। एक किस्सा ये है कि अमिताभ राजीव गांधी के साथ वहाँ पहुँचे, और महमूद, राजीव गांधी जो बहुत हैंडसम इंसान थे, महमूद नहीं जानते थे कि वो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, इंदिरा जी के बेटे हैं।
राजीव गांधी को देखते ही कुछ लोग कहना कि उन्होंने राजीव गांधी को इस फिल्म का ऑफर दे दिया। लेकिन मुझे बात बड़ी अजीब सी लगती है। ऐसे इतना आसान नहीं होता किसी को फिल्म मिल जाना कि ये जैसे कि, और वो महमूद जैसी हस्ती, उस दौर महमूद बहुत बड़ी हस्ती थे, किसी को देखकर ऐसे ही साइन कर दी। लोगों का कहना है कि ये कई जगह पढ़ने में आता है कि जितने देखते ही महमूद ने राजीव गांधी को देखते ही उनको कहा कि तुम्हें मेरी फिल्म का हीरो, और ये 5,000 साइनिंग अमाउंट दे दिया। ना तो पहले कोई किसी को ऐसे फिल्म ऑफर करता है और ना ऐसे साइनिंग अमाउंट दे देता है। लोग कहना कि उन्होंने उनको साइनिंग अमाउंट दिया तो अमिताभ ने कहा नहीं सर, ये प्रधानमंत्री के बेटे हैं, ये काम मांगने मैं आया हूँ। तो महमूद ने अमिताभ को कहा कि ठीक है मैं तुमको ले लूँगा। ये बड़ा सुनने में बड़ा अजीब किस्सा लगता है। और भी खास करके एक नए लड़के को कोई प्रोड्यूसर, वो भी इतने महमूद जैसा बड़ा स्टार, खुद हो के सामने से फिल्म दे देगा, ये बड़ा अजीब लगता है। जहाँ तक मुझे ये लगता है, ये फिल्म को जितेंद्र के कहने पर भी मिली होगी, क्योंकि उस दौर जितेंद्र अमिताभ के काम से बहुत प्रभावित थे और दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। तो ऐसी कोई भी फिल्म जो जितेंद्र नहीं कर पाते, उस फिल्म के लिए अमिताभ को ही रिकमेंड करते थे। खैर, फिल्म जैसे ही मिली हो, फिल्म अमिताभ के भाग्य में थी, अमिताभ को मिली। और इस फिल्म की वजह से ये तो सच्चाई है कि जब कोई बड़ा स्टार जंजीर में काम करने को तैयार नहीं हुआ, तो सलीम जावेद के कहने पर, कई बार कहने पर, प्रकाश मेहरा बॉम्बे टू गोवा देखने को तैयार हुआ। और बॉम्बे टू गोवा में वो एक्शन सीन देखकर, जो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में है, प्रकाश मेहरा को लगा हाँ ये लड़का मेरी फिल्म के लिए ठीक है, और अमिताभ को जंजीर मिली। तो अब चाहे अमिताभ को जैसे महमूद के साथ काम करने का मौका मिला हो, बॉम्बे टू गोवा में चाहे जैसे मौका मिला हो, लेकिन महमूद को इस बात का तो पूरा श्रेय जाता है कि पहली प्रॉपर मसाला फिल्म अमिताभ को महमूद नहीं दी। वरना बॉम्बे टू गोवा पहले तो जितनी फिल्में अमिताभ ने की हैं, वो या तो ऋषिकेश मुखर्जी की थी जिसमें धोती कुर्ता पहन कर आते थे, या बंसी बिरजू, एक नज़र, कुर्ता पजामा पहन कर आ रहे हैं, एक प्रॉपर हीरो मटेरियल कैरेक्टर पहली बार महमूद ने ही अमिताभ को दिया। और इसी के आसपास जो फिल्में आती हैं, जैसे हालांकि वो फिल्में चली नहीं थी, जैसे बॉम्बे टू गोवा आई, इसके बाद परवाना आई जिसमें अमिताभ ने नेगेटिव कैरेक्टर किया, घरीचल आई, घरीचल भी जितेंद्र ने अमिताभ को दिलवाई थी जिसमें अमिताभ का नेगेटिव कैरेक्टर था, या फिर रास्ते का पत्थर आती है, वो फ्लॉप हुई। ये वो फिल्म है जिनमें एक, ये चाहे पॉजिटिव कैरेक्टर हो या नेगेटिव कैरेक्टर हो, लेकिन एक हीरो मटेरियल कैरेक्टर अमिताभ को मिलता है, एक मेन स्ट्रीम फिल्मों का हीरो। वरना हीरो तो इसके पहले भी बने थे, लेकिन वो एक अलग तरह का हीरो था। जैसे वो चाहे आनंद का डॉक्टर बनर्जी हो, भास्कर बनर्जी, या फिर बंसी बिरजू का बिरजू, या एक नज़र का कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर ऐसे थे जिनमें या तो धोती कुर्ता पहन के आ रहे हैं या कुर्ता पजामा पहन कर आ रहे हैं। वो एक डिफरेंट टाइप की फिल्में हुआ करती थी। ये थे अमिताभ। गोविंदा के मुँह से आप लोगों ने कितनी बार सुना है क्योंकि किसने पहला ब्रेक दिया था? कितनी बार आप लोगों ने सुना है कि पहला नीलानी ने उनको ब्रेक दिया और उन्होंने उसका एहसान जताया हो? हालांकि आज गोविंदा अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जब अच्छे दौर में भी थे तो कोई एक इंटरव्यू अगर आप लोगों को याद हो जिसमें गोविंदा ने किसी का भी एहसान जताया हो, तो यहाँ ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ का यही दस्तूर है, कोई एहसान याद नहीं रखता है। गोविंदा की बात करें या और भी कोई बड़ा स्टार, सुनील शेट्टी हो, या इस दौर के जो कलाकार हैं, ये 2000 के बाद की जनरेशन है, अगर किसी ने एहसान जताया हो तो बता दीजिए। बेचारा रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या विकी कौशल, जितने भी हीरो हैं इस जनरेशन के, कोई एहसान नहीं जताता है। वो चाहे वो दौर रहा हो, 40 दशक का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 70, 80, वो दशक रहे हो, पिछले दशक या ये दशक, बिल्ले लोग होते हैं, रेयर, 100 में से 1-2 जो एहसान याद रखते हैं। और सिर्फ ये एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर्स का भी यही स्वभाव होता है, प्रोड्यूसर भी ऐसा ही होता है। आज गोविंदा की तो जैसे मैंने चर्चा की थी, गोविंदा की कितनी बार आप लोगों ने सुना है कि गोविंदा ने एहसान जताया हो? गोविंदा भी तो कई लोगों को काम आए थे सन 2000 के पहले,
2002, 3, 4 तक कई लोग फिल्में करते थे। उनमें से बहुत से डायरेक्टर हैं जो आज भी सक्रिय हैं, बहुत से प्रोड्यूसर हैं जो आज भी सक्रिय हैं। कितने लोग गोविंदा को याद कर रहे हैं? तो कहने का अर्थ यही है कि यहाँ हर इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है। आपकी कीमत सिर्फ तब तक है जब तक आप सफल हैं। कभी हीरो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का इस्तेमाल करता है, कभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हीरो का इस्तेमाल करते हैं, कभी हीरोइन हीरो का इस्तेमाल करती है, कभी हीरो हीरोइन का इस्तेमाल करती है, कभी हीरोइन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का इस्तेमाल करती है, कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरोइन का इस्तेमाल करता है, कभी राइटर हीरो का इस्तेमाल करता है, कभी हीरो राइटर का इस्तेमाल करता है, कभी डायरेक्टर राइटर का इस्तेमाल करता है, कभी राइटर डायरेक्टर का इस्तेमाल करता है। यहाँ ऐसे ही चलता है, या कोई एहसान याद नहीं रखता है। ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि जितेंद्र ने अब भी वी शांताराम को याद किया, और शायद जितेंद्र की वजह से इस बात का क्रेडिट जितेंद्र को मिलना चाहिए। इस पीढ़ी में से कुछ लोगों को ये पता चला कि वी शांताराम कौन है, वरना ये कहते हुए बहुत दुख होता है, ज़्यादातर लोग ये भूल चुके हैं कि वी शांताराम कौन थे। जब वी शांताराम हुआ जी, तो वी शांताराम के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। हिंदी सिनेमा को कई महान फिल्में देने का श्रेय वी शांताराम को जाता है। हालांकि आने वाले दिनों में वी शांताराम के ऊपर मैं कोई ना कोई एपिसोड जरूर बनाऊंगा, कुछ बातें उनके बारे में बता दूं। वी शांताराम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर और कोई और होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई और होगा। मुझे लगता है वो इकलौते ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिनके सेट के ऊपर लाइट मैन, स्पॉट बॉय, यानी कि छोटे छोटे से वर्कर से लेकर के सुपरस्टार, सुपर एक्टर, सुपरस्टार एक्ट्रेस, बाकी सारे साथी कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। मानो तो अब क्या, उस दौर में भी होता था। अब भी हम लोग एक्टर्स अपने अपने मेकअप रूम में खाते हैं, हम लोग को हमारा खाना अपने अपने मेकअप रूम में आता है, डायरेक्टर अपने मेकअप रूम में बैठ के खाता है, या कहीं एक टेबल बैठ गया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे साथ में खा लिया। वर्कर बेचारे कहीं एक कोने में खड़े होकर खाते हैं। सबका खाना अलग अलग, तो सबका टिफिन भी अलग अलग होता है। और ज़्यादातर जगहों पर खाने की क्वालिटी भी अलग अलग हो जाती है। जैसे हमारा खाना जो एक्टर खाना आता है वो अलग आता है, वर्कर का खाना कुछ अलग आता है, डायरेक्टर टिफिन अलग होता है, और क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। लेकिन उनके सेट पर सबके लिए एक ही खाना होता था और सब एक साथ बैठकर खाते थे। वी शांताराम के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं, उसकी चर्चा हम वी शांताराम के एपिसोड में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।